सकते हैं, ये कीवर्ड्स यूज कर कीवर्ड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन मेथड लेवल, अगर आपको मेथड डिक्लेयर करनी हो तो मेथड लेवल के लिए जावा हमें 2 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिटर्न एंड वाइड। ओके, अगर आपको वाइड दिया तो कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं, वाइड इज नॉट मीन्स नथिंग, हमें कुछ रिटर्न नहीं देते हैं, है ना। इफ आई वांट टू रिटर्न समथिंग, देन वहां पे कभी हम इंटीजर टाइप देते हैं, कभी क्लास टाइप देते हैं, है ना। मीन्स कभी प्रिमिटिव टाइप रिटर्न करेंगे, कभी रेफरेंस टाइप रिटर्न करेंगे। अगर हमें प्रिमिटिव रिटर्न करना है और रेफरेंस रिटर्न करना है तो हमें उस मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो ये वाइड और रिटर्न एज अ मेथड लेवल पे 2 कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ना, कहते हैं की जावा इज अ रोबस्ट। का जावा रोबस्ट आहे, का जावा स्ट्रॉंग आहे, तर जावामध्ये काय आहे, एक्सेप्शन हँडलिंग आहे। तर एक्सेप्शन हँडलिंग नेमकं काय करतं, जर तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत असेल आणि जर एखाद्या एंड युजरने त्याला इनव्हॅलिड इनपुट दिलं तर तिथं तो काय होतो, ब्रेक होतो। आणि जर तो तिथं ब्रेक झाला तर पुढचा प्रोग्राम थांबतो। मीन्स हमें अगर आगे वाला प्रोग्राम एज इट इज कंटिन्यू करना है, देन आई नीड टू हैंडल दी एक्सेप्शंस। ओके, तो ये एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है। तो कौन से कीवर्ड्स हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लेवल पे यूज करते हैं, लाइक ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली, ये कीवर्ड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, है ना। देन जावा 5.0, जावा 5.0 में 2 कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि आपके असर्ट और इनम। जहां पे आपको यूनिट टेस्टिंग लिखनी है वहां पे हम असर्ट यूज करते हैं एज अ कंडीशंस। ओके, मीन्स हमें एक्सपेक्टेड क्या इनपुट चाहिए, सॉरी आउटपुट चाहिए, और हमारा सिस्टम क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, ये टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका असर्ट यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, अगर हमें ये यूज करना मॉडिफायर्स डिफाइन करने हैं, है ना। मॉडिफायर्स मतलब क्या है, if you use the modifiers then those modifiers change your current behavior। तो किसका करंट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, मे बी आपका क्लास का करंट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, मे बी आपके मेथड का करंट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और मे बी आपके वेरिएबल्स का करंट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कौन से है, आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, देन आपका अब्स्ट्रैक्ट है, देन आपका वोलाटाइल है, देन आपका ट्रांजिएंट है, देन आपका सिंक्रोनाइज है, देन आपका स्ट्रिक्ट एफपी है। दीज आर दी कीवर्ड्स, दीज आर दी मॉडिफायर्स, है ना। टोटल जावा में 12 मॉडिफायर्स है, लेकिन हम एज अ मॉडिफायर हम 11 ही यूज करते हैं। वन हमने कंडीशन को दिया है, डिफॉल्ट हम कंडीशन बेस पे यूज करते हैं, स्विच केस में हम डिफॉल्ट यूज करते हैं, और नीचे हम एज अ मॉडिफायर्स हमारे 11 मॉडिफायर्स यूज करते हैं, है ना। तो जैसे वही भी यहाँ पे आपको पब्लिक दिख रहा है, तो पब्लिक क्या है, पब्लिक इज नथिंग बट एक्सेस मॉडिफायर, है ना। मतलब अगर हमने पब्लिक लिखा है तो इस क्लास को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, एनीवेयर इन द एप्लीकेशंस। ओके, सेकंड कीवर्ड मैंने लिखा पास। पास का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ एक फाइल क्रिएट करनी है। इफ आई वांट टू क्रिएट द फाइल इन जावा देन आई यूज द क्लास कीवर्ड्स। ओके, देन हेलो वर्ड इज अ यूजर डिफाइंड क्लास नेम, और उसके लिए हमने क्या यूज किया है, कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास की बॉडी लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकंड, हमने नीचे एक मेथड डिफाइन की है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स आपके यूज हुए हैं। पब्लिक मींस इस मेथड को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मींस स्टैटिक इज आल्सो वन कीवर्ड्स एज एक्सेस मॉडिफायर। अगर हमने किसी मेथड को स्टैटिक किया है तो उस मेथड के लिए एक सिंगल मेमोरी एलोकेट होगी, है ना। सिंगल मेमोरी अगर किसी मेथड्स के लिए और किसी वेरिएबल्स के लिए एलोकेट करनी है तो आप क्या कीजिए, उसको स्टैटिक कीजिए। देन वाइड, वाइड मींस क्या कहता है ये, मुझे किसी को कुछ रिटर्न नहीं करना तो मैं क्या लिखूंगा, वाइड। मेन इज प्री डिफाइंड मेथड नेम प्रोवाइड बाय दी जावा और जेवीएम बेसिकली। देन उसके सिग्नेचर में लिखा हुआ है
स्ट्रिंग args एंड देन एरे का सिंबल है। तो इसका मतलब ये है कि जावा में आप जो भी इनपुट दोगे वो इनपुट किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, है ना। ये बेसिकली क्यों है, अभी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दे सकता है, लेकिन जब आप एडवांस में चले जाओगे, कोई वेब एप्लीकेशन डिफाइन करोगे, कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन डिफाइन करोगे, तो आपका जो क्लाइंट होता है, तो आपका क्लाइंट कौन होता है, बेसिकली आपका ब्राउजर होता है ना। तो ब्राउजर थ्रू अगर हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो उस इनपुट को रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि आपका ब्राउजर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आपको देता है। तो अगर उसका कुछ टेक्स्ट आता है तो उसको हम एज अ स्ट्रिंग रीड करेंगे, एंड देन उस स्ट्रिंग को नीचे कन्वर्ट करके, अगर इंटीजर चाहे तो हमें इंटीजर का रैपर क्लास यूज करके उसको कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट के रैपर क्लासेस थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसको यूज करेंगे। ओके, देन नीचे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम इज वन प्रीडिफाइंड क्लास। इस सिस्टम क्लास का यूज क्या है कि जहां पे आपको एंड यूजर से सिस्टम थ्रू कुछ इनपुट लेना है और सिस्टम थ्रू कुछ आउटपुट देना है, देन वी यूज द सिस्टम क्लास। ओके, आउट इज अ रेफरेंस। ओके, तो ये आउट रेफरेंस किसका है, आपके प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस है ना। ये प्रिंट स्ट्रीम क्या करता है, आपको अगर कोई डेटा प्रिंट करना है कहीं पे, तो आपको एक प्रिंटलन मेथड देता है ना। तो ये प्रिंटलन मेथड किसकी है, आपकी प्रिंट स्ट्रीम क्लास की मेथड है, और उसका एक रेफरेंस हमने क्रिएट किया है आउट, और उस रेफरेंस को हम कॉल कर रहे हैं थ्रू दी सिस्टम क्लास, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। देन ये क्या करेगा, आपका जो भी कंसोल रहेगा उस कंसोल पे ये मैसेज प्रिंट करेगा, है ना। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। मतलब जो भी आउटपुट हमें प्रिंट करना है वो क्या कर दो, आप डबल स्ट्रिंग में दे दो, मींस डबल कोट में दे दो। जो डबल कोट में दोगे वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा, है ना। और अब इसके अलावा कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको प्लस करके उस वैल्यू को प्रिंट करो, मतलब उस वेरिएबल को प्रिंट करो, दिन वो क्या होगा, एज अ वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, मींस उस वेरिएबल की वैल्यू आपको कंसोल पे दिखाई देगी। ओके, एनीवन एनी डाउट्स इन दिस प्रोग्राम, है किसी में कुछ डाउट्स है? नो सर। ओके, एवरीथिंग इज गुड। स्पीड ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, सही है, नो सर, समझ इट्स में आ गुड। रहा है या कुछ बाउंस हो रहा है? नो सर, सही है। ओके 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 ओके, या अभी इसमें क्वेश्चंस आता है मेन मेथड पे के बेसिस पे, इस प्रोग्राम पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक? हेलो हेलो। क्या यूज है स्टैटिक का? इफ यू वांट टू क्रिएट सिंगल मेमोरी and if you want to load the methods and classes at the class loading time, then make it is static, है ना। अगर आपने स्टैटिक किया, अगर आपने स्टैटिक किया तो क्या होगा, उसके लिए मेमोरी एट द क्लास लोडिंग टाइम क्रिएट होगी, और उसको हम क्लास नेम थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, है ना, मींस उसको हम एज अ फील्ड भी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेन मेथड को स्टैटिक क्यों दिया है ना, ये ऐसे ही सिंटैक्स क्यों है, स्टैटिक मेन मेथड में क्यों दिया है, क्योंकि जब हम मेन क्लास को रन करते हैं तो मेन क्लास को रन करते समय हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जब मेरा मेन क्लास लोड होगा उसी समय मेरे मेन मेथड को मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, और उसी समय मेरी मेन मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसलिए वी मेक इट स्टैटिक। करेक्ट? Okay, yeah. What is the difference between, means how to provide the input and how to get the output in methods? तो यहाँ पे जो string args लिखा है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और जो वाइड लिखा है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, आउटपुट बाहर लेके आएंगे, है ना। मतलब रिटर्न टाइप इज नथिंग बट दी आउटपुट, एंड मेथड सिग्नेचर इज नथिंग बट दी इनपुट। मेथड सिग्नेचर थ्रू हम उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और उसके रिटर्न टाइप थ्रू उसका आउटपुट बाहर लेके आएंगे, है ना।
ओके, यस, है ना। दिस इज द राइट वंस रन एनीवेयर, ओरा। मैंने कहा था कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ जेवीएम। जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे हो, तो इस डायग्राम में हमने एक सिंपल जावा प्रोग्राम किया है, उसको डॉट जावा से सेव किया है एंड देन कंपाइलर को पास किया है। देन कंपाइलर कन्वर्ट योर डॉट जावा इनटू दी डॉट क्लास फाइल, और ये डॉट क्लास फाइल आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो रही है, ये आपके सोलारिस पे भी रन हो रही है, और ये आपके मेंटोस पे भी रन हो रही है ना। तो इन तीनों के लिए आपका इंटरप्रेटर कॉमन है ना। मतलब इंटरप्रेटर इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एंड एक बार जेवीएम उसको मिला तो जेवीएम किसी भी डॉट क्लास को रन कर सकता है ना। इस फीचर के बेसिस पे हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। हम एक बार लिखे तो उसको कहीं पे भी रन वंस रन सॉरी राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं पे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। यस, ओके। देन मैं आपको थोड़ा सा जेवीएम का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल जेवीएम में। हाँ, किसी को यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? अगर है तो मुझे इंटरप्ट कीजिए, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। हॅलो सर. यस, सर ते इंटरप्रेटेड आहे ना, इंटरप्रेटेड त्याचं थोडंसं सांगा ना. कुठं 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 परत एकदा रिपीट करा क्वेश्चन. इंटरप्रेटेड आपण जेव्हीएमला प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट म्हणतो. करेक्ट कारण करेक्ट जी डॉट क्लास फाईल आहे ती कोणत्याही म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती हे कंपाईल होत असते. मग आपण करेक्ट. इंटरप्रेटरला आपण प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट का म्हणतो? कारण तो आता बघ काय करायचंय आपल्याला, की जावा माझी विंडोजवर रन करायची, जावा माझी .NET वर रन सॉरी सोलारिसवर रन करायची, जावा माझी मॅक सिस्टमवर रन करायची, तर आपल्याला काय करावं लागेल की प्रत्येक सिस्टमला तुमचा जेडीके इन्स्टॉल करावं लागेल, बरोबर आहे. हो. जेव्हीएम इन्स्टॉल करावं लागेल, है ना. हा जेव्हीएम ओएस डिपेंडेंट आहे. म्हणजे तुमच्या विंडोजसाठी ज्यावेळेस तुम्ही ओरॅकलच्या वेबसाईटवर जाता त्यावेळेस तुम्ही बघा, तुम्हाला जेडीके डाउनलोड करताना तो वेगवेगळे ऑप्शन दाखवून की तुम्हाला जेडीके विंडोजसाठी डाउनलोड करायचं आहे का, मॅकसाठी डाउनलोड करायचं आहे का, सोलारिससाठी डाउनलोड करायचं आहे, कुणासाठी डाउनलोड करायचं आहे, करेक्ट. हां. हा, मग याच्यासाठी जो डाउनलोड करतो तो झाला तुमचा प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट, है ना. तो प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे म्हणून तुमची जावा काय आहे, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे, ओके सर. है ना. कारण तो काय आहे, तुमचा प्रोसेस बेस्ड आहे, सॉरी प्रोसेसर बेस्ड आहे, आणि तुमचा ओएस बेस्ड आहे. तुम्ही 64 बीट साठी वेगळी जेडीके डाउनलोड करता, 32 बीट साठी वेगळा जेडीके डाउनलोड करता, है ना. दिस इज नथिंग बट दी प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट फंक्शनॅलिटी. आले लक्षात? हां सर. ओके, चला आपण थोडंसं पुढे जाऊ. आता आपल्याला काय बघायचं, जेव्हीएमचं इंटरनल आर्किटेक्चर बघायचंय, है ना. तर बेसिकली तुम्ही काय करता की तुमच्या जेव्हीएम ला टेक्स्ट फाईल प्रोव्हाइड करता. सिंपल इन जनरल इंग्लिश मध्ये तुम्ही जी लिहिलेली असते, है ना. आता तुम्ही आता जी आपण फाईल बघितली ती काय होती, पब्लिक क्लास हॅलो वर्ल्ड एक्झाम्पल. दिस इज अ सिंपल इंग्लिश लँग्वेज, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मॅट डेटा. तो डेटा मी कोणाला दिलाय, कंपायलरला दिलाय, है ना. तो कंपायलर काय करतो, कन्वर्ट युअर डॉट जावा इंटू युअर डॉट क्लास फाईल. तुम्ही डॉट जावा फाईल रीड करू शकता, पण तुम्ही डॉट क्लास फाईल रीड करू शकता का, नाही. दिस इज अ बाइट कोड फॉर्मेट वैल्यूज, ओके. तो ये जो बाइट कोड फॉर्मेट वैल्यू है, ये वैल्यू आपके चली जाएगी आपके वेरीफायर के पास. तो वेरीफायर क्या करेगा, है ना, इंडिविजुअल ने जो लिखा है उसमें कोई सिंटैक्स तो नहीं है, मतलब सिंटैक्स के रूल्स उसने ब्रेक तो नहीं किए. लाइक हमने उसने पब्लिक लिखा है, क्लास का सी कैपिटल लिखा है ना, कहीं पे सेमीकोलन दे दिया है, कहीं पे सेमीकोलन भूल गया है ना, अपर को लोअर किया है, लोअर को अपर किया है. अगर कोई सिंटैक्टिकल रूल्स अगर आपने ब्रेक किए हैं तो वो रूल्स कहाँ आपको दिखाई देंगे, वेरीफायर को. वेरीफायर क्या करेगा, वही रूल्स आपको रिटर्न करेगा, ओके. देन यहाँ पे बाइट कोड इंटरप्रेटर है और यहाँ पे जिट कंपाइलर है. अगर
जो मेथड्स आपको बार बार एग्जीक्यूट होती है ये चली जाएगी आपके जस्ट इन टाइम कंपाइलर, मतलब जिट कंपाइलर में, और वो उसको कंपाइल करके आपके सीपीयू को पास करेगा। और जो क्लास को ओनली वन टाइम लोड हो रही है, जैसे कि आपके स्टैटिक मेथड्स है, स्टैटिक वेरिएबल्स है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, बाइट कोड इंटरप्रेटर में, और बाइट कोड इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करेगा, मींस बाइनरी फॉर्मेट में 1 और 0 के फॉर्मेट में, एंड देन पास करेगा आपके सीपीयू को, क्योंकि आपके सीपीयू को क्या पता है, ओनली 0 एंड 1। यस, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स? नो सर। नो, ओके, नो सर। ठीक है। नाउ आई वांट टू गो टू नेक्स्ट। ओके, bytecode java compilation produce bytecodes, intermediate code readable by the VM is nothing but virtual machine, transferable across the internet as alphabets. VM interprets bytecode into instructions, partially responsible for performance lag. Bytecode produced on any platform may be executed on any other platform which is supported by a VM। इसका मतलब ये है कि जो बाइट कोड होगा वो कहीं पे भी रन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रन करने के लिए क्या चाहिए, सपोर्टेड वर्चुअल मशीन चाहिए, एंड वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट योर JVM। ओके, यस, तो उसके हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि जावा का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे रहता है ना। ये जो बिन है, बिन में क्या रहेंगे, पहले आपका जेडीके का फोल्डर रहेगा, जेडीके के अंदर ये सब फोल्डर रहेंगे, लाइक बिन, डीबी, डेमो, इंक्लूड, जेआरई, लीव, सिंपल। इसकी हमें दो ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अ बिन। बिन के अंदर क्या रहेगा, जावा कंपाइलर एंड जावा इंटरप्रेटर। जावा कंपाइलर क्या करेगा, आपके डॉट जावा का ट्रांसलेशन डॉट क्लास में करेगा, एंड जावा इंटरप्रेटर कन्वर्ट डॉट क्लास इनटू द बाइनरी फॉर्मेट, है ना। तो इसके लिए हमें बिन के ये दोनों क्लास चाहिए, और जेआरई के बिन और लाइब्रेरी चाहिए। और जेआरई के बिन और लाइब्रेरी में क्या है, जो भी हमारे प्री डिफाइंड क्लासेस है, जैसे कि हमारा स्कैनर क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, कलेक्शन फ्रेमवर्क, हैश मैप, मैप, सेट, लिस्ट, क्यू, थ्रेड, एक्सटेंड्स, देन यूर कोलेबल, रनेबल, है ना। ये जो ऑल प्री डिफाइंड क्लासेस वो कहाँ अवेलेबल रहेंगे, आपके जेआरई में, है ना। तो जेआरई के लिब में ये आपको अवेलेबल रहेगी, और वो इसलिए यूज होगी आपके प्रोग्राम को, एप्लीकेशन के क्लासेस को लोड करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनका यूज होगा, है ना। देन सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट गिव्स जावा इट्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर नेचर? क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है आंसर इसका? बिकॉज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या बिकॉज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। जावा क्या करती है, एक बार उसने रन किया, राइट किया, तो उसका जेवीएम उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम? क्या डिफरेंस है इन तीनों में? जेडीके इज नथिंग बट जावा डेवलपमेंट किट। अगर जावा का प्रोग्राम आपको राइट करना है तो जेडीके इज इंपॉर्टेंट, है ना। एंड जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, है ना। जब आपको कंपाइल करनी हो, जावा के प्रोग्राम की जार फाइल्स क्रिएट करनी हो, वार फाइल्स क्रिएट करनी हो, देन यू नीड टू जेआरई। एंड यूर जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, जावा वर्चुअल मशीन का यूज क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन थ्रू हम क्या करेंगे, डॉट क्लास को हमारे इंटरप्रेटर में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। Should a main method is a compulsory declare in all Java classes? क्या ये कंपलसरी है कि मेन मेथड को हर जावा क्लास में डिक्लेयर करना चाहिए? नो। नो, है ना। जिसको हमें मेन क्लास क्रिएट करना है उसी एक क्लास में उसको डिफाइन कीजिए, और बाकी क्लास के मेथड्स को वहां पे कॉल कीजिए बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशंस। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, है ना। जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते समय कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होगी? फर्स्ट, आपकी डॉट जावा कन्वर्ट होगी डॉट क्लास में बाय यूजिंग जावा कंपाइलर। देन जावा कंपाइलर, जस्ट अ मिनट,
Okay. Yeah. Then give some examples of Java API. Java API चे example काय सांगाल तुम्ही? तुमचा JDBC is a Java API, Servlet is a Java API, collection framework is Java API, strings is a Java API, JSP is a Java API. है ना? ये क्या है? API is nothing but application programming interface, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारी बिजनेस लॉजिक राइट कर सकते हैं ना. What are the Java verification done by the bytecode verifiers? Basically bytecode verifier क्या करता है, क्या verifications करता है? If you have any compile time exceptions, it is handled by Java verifier. If you have any syntax missing, syntactical, you break the syntactical rules, then your Java verifier is verified. If you find means if you getting any runtime exception, that times also your Java verifier is work as a verifiers. Okay. Why Java is called platform independent programming language? ये तो हमारा पहला ही आंसर है ना, क्योंकि हमारा Java interpreter is a platform dependent. That's why my Java is a platform independent. Okay. हाँ, इस पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में किसी को कुछ डाउट्स है? No, sir. No, sir. नो सर. समझ में आ रहा है? सही जा रहा है हमारा? या Yes, sir. जल्दी हो रही है, गड़बड़ हो रही है कुछ? ओके, चलो हमने इंट्रोडक्शन किया. हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहां पे हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. कैन यू एक्सप्लेन दिस? Okay, just a minute. Okay. Okay, are you able to see my screen? यस सर. Okay, we see the data types and variables, है ना. बेसिकली आपका मेन मोटो क्या है कि हम एप्लीकेशंस क्यों डिजाइन करते हैं? ताकि हम एंड यूजर के रिक्वेस्ट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके. तो एंड यूजर के ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमें पहले एंड यूजर का डेटा लेना पड़ेगा, है ना. तो एंड यूजर का डेटा हमें स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास तो कुछ डेटा टाइप्स चाहिए. वो डेटा टाइप्स यूज करके, उस वेरिएबल्स को डिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं? एंड यूजर के डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. यस. Okay, just a minute. Dipanjali is with me. She can explain you the data types and variables. Hello guys, I am Dipanjali State. Okay, so anybody know that what is the data type? And data types, so hello, am I audible? Yes, ma'am. Tell me, what is the Yes, data yes, type? ma'am. Anybody know that? Data type or the type of value. Can you speak loudly? Data type is a format which store various type of data, that is integer, float numbers, character, and Yes, yeah. exactly. Anybody know that data type definition? माहिती का कोणाला डेटा टाइपची डेफिनेशन? Data type means Which stores which stores different type of data. Exactly. Data type means specify the different sizes and type of values that can be stored in variable.
Okay. So two types of data type. First, primitive. Primitive means primitiveless primary data type पण म्हणतात. And second is a non-primitive. Non-primitive means secondary data type. Okay. So data types मध्ये किती आहेत? Primitive and non-primitive हे दोन types आहेत. So primitive मध्ये येतात, just a minute. Okay. Primitive मध्ये येतात प्रिमिटिव्ह मध्ये येतात. प्रिमिटिव्ह मध्ये सुद्धा दोन टाइम आहेत. एक जस्ट न्यूमेरिक अँड सेकंड इज नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक मध्ये कोणते येतात? बाईट, शॉर्ट, इंट, लॉंग. अँड नॉन न्यूमेरिक मध्ये येतात डेसिमल पॉइंट वाले. डेसिमल मीन्स फ्लोट अँड डबल. अँड नॉन न्यूमेरिक मध्ये येतात कॅर अँड बुलियन. सो तुम्हाला माहिती आहे का बाईटची साईज काय आहे, शॉर्टची साईज काय आहे, इंटची काय आहे, अँड लॉंगची साईज काय आहे ते? बाईटची 8 बिट. ओके. बाईटची किती? सॉरी 128 -127 to 128. हा. बाईटची 1 ओके. सो 1 बाईट मीन्स किती? 8 8 bit. bit. या. आणि 1 बीट मीन्स 1 बीट. बुलियन जे आहे ना, जे बुलियन आहे ना, बुलियन त्याची साईज किती आहे? बुलियन जे असतं ना त्याची साईज आहे ना 1 बीट असते. 1 बीट, नॉट अ बाईट. ओके. जी कॅरची जी साईज असते ती असते 1 byte. 2 बाईट. Okay. अँड नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये येतात स्ट्रिंग, ॲरे अँड क्लासेस, इंटरफेसेस. ओके. अँड नाव नेक्स्ट इज here is the sizes. Okay. Byte is 8 bits, short 16 bits, int 32 bits, long 64 bits, and float is 32 bits, double 64 bits, char 16-bit Unicode character, it means a single character, and boolean, that means a logical statement, okay? True or false mean. And then non-primitive data type. Non-primitive मध्ये येतात स्ट्रिंग्स, ॲरे, क्लासेस, इंटरफेसेस. अँड नेक्स्ट आपला टॉपिक आहे व्हॅरिएबल. सो व्हॅरिएबल मीन्स एनीबडी नो? Which Right. store the values. Okay. Exactly. Just a minute. Okay, tell me, what is a variable? Variable is a identifier that denote a storage location used to store a data value. Okay. Variable is named to receive area allocated in memory. 3 types of variable in Java. First, local variable. Second, instance variable. And third one is static variable. Okay. So, tell me, what is a local variable? Anybody know? माहिती आहे कोणाला? Yeah, and the access means that within a block. Yeah. Okay. A variable that is declared inside the method is called local variable. Local value. Okay. So जो local variable असतो ना तो
स्क्रीन विजिबल आहे? Yes, yes. येस मॅम. Yes, yes. लोकल व्हेरिएबल आहे ना, मेथडच्या आतमध्ये असते. लोकल व्हेरिएबल मेथडच्या आतमध्ये असतो, त्याला लोकल व्हेरिएबल म्हणतात. अँड इन्स्टन्स व्हेरिएबल म्हणजे काय, जो मेथडच्या आतमध्ये पण आहे. नाही, लोकल व्हेरिएबल म्हणजे मेथडच्या आतमध्ये जे लिहिलेलं असतं त्याला लोकल व्हेरिएबल म्हणतात. इन्स्टन्स व्हेरिएबल मीन्स क्लासच्या बाहेर जो असतो त्याला, क्लासच्या आतमध्ये असतो त्याला इन्स्टन्स व्हेरिएबल म्हणतात. अँड स्टॅटिक व्हेरिएबल मध्ये static variable means a variable that is declared as static is called a static variable. It cannot be local. Okay. So next, Okay, you just see the data types and variables. Basically, data types categorized into two types. One is primitive data types, and another one is non-primitive data types. Primitive is nothing but you can store single value at a time. It means byte, short, int, long, float, double, boolean, char. And non-primitive data types is nothing but you can store more than one value at a time in the form of objects like a string, array, classes. These are the non-primitive data types. Okay, and if you want to store the data inside the data types, you need a variables. And basically, variables categorized into three types. Okay, first one is a local variable, second one is an instance variable, and third one is a static variables. Okay, what is the definition of local variable? Local variable is nothing but if you define any variable inside the method, this is treated as a local variables. क्यों लोकल है? क्योंकि उसका स्कोप क्या रहता है, विद इन द सेम मेथड्स. जब आप उस मेथड को कॉल करोगे सेम टाइम उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, और जब आपकी मेथड फिनिश होगी उसका स्कोप भी फिनिश हो जाएगा. ओके, सेकंड वन इज द इंस्टेंस वेरिएबल. If you define any variable inside the class and outside the methods without preceded by static keywords, it is treated as a instance variables. तो इस इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी समय उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी. एंड थर्ड वन इज द स्टैटिक वेरिएबल्स. इफ यू डिफाइन एनी वेरिएबल्स inside the class and outside the method with preceded by static keywords is known as static variables. And the scope of static variable is still class is available and memory is allocated at the क्लास लोडिंग टाइम. जिस समय आपका क्लास लोड होगा उसी समय उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, और जब आपका क्लास डिस्ट्रॉय होगा इन रियल टाइम, जिस समय आपका सर्वर डाउन होगा उसी समय स्टैटिक की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना. तो उस वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हम देखते हैं. इफ यू वांट टू डिफाइन द वेरिएबल्स यू नीड दिस सिंटैक्स से डेटा टाइप्स, वेरिएबल नेम एंड वैल्यूज. ओके, फॉर एग्जांपल int id equal to 34, float marks equal to 67.34, int
int इक्वल टू 45 है ना, दिस इज इनवैलिड। व्हाई इनवैलिड? आपको पता है कि आप कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, है ना। यू कैन डिफाइन एनी वेरिएबल्स नेम एज ए यूजर डिफाइंड नेम, बट जो भी कीवर्ड्स है, जो भी हमारे 53 प्री डिफाइंड वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, कंटेनर नेम काउंट होल्डिंग द वैल्यू 100 है ना। काउंट इक्वल टू 100 क्या मतलब क्या है, काउंट एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 100 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक की कुछ डाउट्स है? नो सर। No, sir. Okay, now I want to go next. Literals. What is the literals? Okay, if you define any variables and उसको define करते समय आपने डायरेक्ट लिखा int roll number equal to 45, this is nothing but the literals. Literals are numbers, characters and strings representation used in program. Okay, तो न्यूमेरिक literals क्या होंगे, int roll number equal to 45, data type keyword as a int, your roll number is your literals name of variable identifiers, and equal to के बाद जो भी आएगी, this is the constant value और literals values. Okay, तो ये इंटीजर के भी लिटरल्स हो सकते हैं, आपके कैरेक्टर के भी हो सकते हैं। कैरेक्टर के लिटरल्स कैसे लिखेंगे, कैरेक्टर लेटर इक्वल टू सिंगल कोटेड बी, लेटर्स इक्वल टू सिंगल कोटेड यस, दिस इज द कैरेक्टर लिटरल्स। देन स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू हेलो स्लैश टी वर्ड स्लैश एंस, है ना, दिस इज द स्ट्रिंग्स, दिस इज आल्सो वन लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स बेसिकली। ओके, देन कास्टिंग। ओके, आपको पता है कि ह्यूमन लैंग्वेज आपके ब्राउजर को समझ में नहीं आती, ब्राउजर की लैंग्वेज आपके प्रोग्राम को समझ में नहीं आती, और आपके प्रोग्राम की लैंग्वेज आपके डेटाबेस को समझ में नहीं आती, है ना। बेसिकली एंड यूजर की लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज है, ओके, ब्राउजर की लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज है, आपकी जावा की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, और डेटाबेस की लैंग्वेज क्वेरी है। तो अगर हमें एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है, देन वी यूज द कास्टिंग, है ना। कास्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज need to explicitly convert a value from one type to another type. And basically this casting categorized into 4 types. One is primitive to primitive type casting, second one primitive to reference type casting, third one reference to primitive type casting, and fourth one is a primitive to primitive type casting. Okay, primitive to primitive type casting is nothing but आपकी float price है 37.53, I want to convert it into the डॉलर फॉर्मेट्स, है ना। किसी को डॉलर से कहीं पे चलन से, है ना, रुपीस है, तो अगर हमें उस रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके जो भी फ्लोटिंग पॉइंट है उसको स्किप करेंगे। द सिंटैक्स इज नथिंग बट रिजल्ट टाइप एंड वैल्यू। तो नीचे आप एग्जांपल देखोगे तो नीचे एग्जांपल में क्या दिया है, फ्लोट प्राइस इक्वल टू 37.53 इंट डॉलर्स इक्वल टू इंट प्राइस। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस को पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन उस इंटीजर वैल्यू एज अ डॉलर को स्टोर किया। देन सेकंड एग्जांपल इज char response equal to a and then byte temp equal to byte response। बेसिकली मुझे क्या करना है, उस कैरेक्टर को बाइट में स्टोर करना है ना। तो temp equal to क्या आएगा 65, बिकॉज ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए की ASCII वैल्यू क्या है 65 है। सपोज अगर मैंने स्मॉल ही किया तो क्या आएगी उसकी ASCII वैल्यू 97, है ना। This is the typecasting. Typecasting क्या कहते हैं, assigning a value from one type variable to another type is known as typecasting. In Java, typecasting classified into 2 types. First is a winding casting. It is a implicit casting, and second one is a narrowing. Winding is nothing but byte converted into short format, short converted into int format, int converted into long format, long converted into float format, and float into double। ये ऑटोमेटिक होता है, आपने इम्प्लिसिटली किया तो भी चलता है, अगर आपने डायरेक्टली किया तो भी चलता है।
लेकिन नैरोइंग क्या मतलब क्या है, आप बड़े को स्मॉल में स्लाइस कर रहे हैं ना, मतलब आपके पास बिग डेटा है, उस बिग डेटा को स्मॉल डेटा में ये कर सकते हैं। ऐसे करने के लिए आपको परमिशन है, लेकिन यहाँ पे डेटा लॉसेस के चांसेस ज्यादा है ना। डबल से फ्लोट, फ्लोट में गए, फ्लोट से लॉन्ग में गए, लॉन्ग से इंट में गए, इंट में शॉर्ट से शॉर्ट में बाइट में गए। तो अगर ऐसे किया तो नैरोइंग में आपका डेटा लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। बेसिकली these are the two type casting, narrowing and winding. Okay, winding conversion, a winding conversion occurs when a value stored in a smaller space is converted into the larger space. There will be never be loss of information. Winding conversion occurs automatically when needed. like बाइट कन्वर्ट हो सकता है शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर में, सॉरी डबल। शॉर्ट हो सकता है इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में। कैर हो सकता है इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में। इंट लॉन्ग कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग, फ्लोट और डबल में। लॉन्ग कन्वर्ट हो सकता है फ्लोट और डबल में, और फ्लोट कन्वर्ट हो सकता है ओनली डबल में, है ना। ये क्या है, वाइंडिंग है। Okay, now next one is narrowing. Narrowing conversion occurs when a value stored in a larger space is converted to a type of smaller space. Information may be lost, never occurs automatically, must be explicitly requested by the programmer in using a cast, like a byte converted into character format, short converted into byte and char format, char converted into byte and short format, int converted into byte short char format, long converted into byte short char int format, float converted into byte short char int long format, and double converted into byte short char int long float format, है ना। दिस इज द नैरो, यहाँ पे आपके डेटा लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। ओके, एनीवन एनी डाउट्स हियर? Okay, and then next one is a strings. String is a sequence of character. In the Java programming language, string are objects. There are two types of strings. One is a mutable string and one is a immutable string. Mutable is nothing but you can change the object of strings, and immutable is nothing but you cannot change the object value of strings. Basically, in Java, string objects are immutable. Immutable simply means unmodifiable or unchangeable. It is immutable because object reference is created. Okay, and your string buffer class and string builder class are mutable classes, है ना। अगर आपने कोई स्ट्रिंग बफर थ्रू स्ट्रिंग डिफाइन की है तो उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। Then string format, string provides some predefined methods to perform on string data. जैसे कि string dot length, ये क्या करेगा, string की length रिटर्न करेगा। string to lower case, जो आपके string है उसको lower case में कन्वर्ट करेगा, जो string है उसको upper case में कन्वर्ट करेगा। string caret I means आपके particular index location पे जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। str contains, है ना, आप जो उसको वैल्यू पास करोगे वो वैल्यूज आपके स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं ये रिटर्न करेगा। str start with, है ना, अगर आपको प्रीफिक्स डिफाइन करना है तो ये डिफाइन करेगा। एंड str डॉट इंडेक्स ऑफ, है ना, उस स्ट्रिंग की जो भी इंडेक्स होगी वो इंडेक्स हमें ये इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा। ओके, देन string buffer class. Java string buffer class is used to create a mutable, modifiable string. The string buffer class in Java, same as string class, except it is a mutable. It can be changed. String demo, string buffer sb equal to new string buffer hello. You can just sb dot append Java means आपका आउटपुट क्या आएगा, hello Java means आपका जो वैल्यू है उसी को हमने क्या किया है, अपडेट किया है ना। अगर यही हमें स्ट्रिंग में करना होगा, स्ट्रिंग में क्या करना पड़ता, हमें और एक वेरिएबल लेना पड़ता और उस वेरिएबल में वो अपेंडेड वाली और कॉन्कैटेनेशन वाली वैल्यू ऐड करनी पड़ती है ना। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रिंग बफर, यू कैन मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स। देन स्ट्रिंग बिल्डर, जावा स्ट्रिंग बिल्डर class is used to create mutable modifiable string. The Java string builder class is same as
string buffer class expect it is a non synchronized, one is a synchronized and one is a non synchronized. Synchronized का मतलब क्या है कि उसमें at a time only one thread काम कर सकता है, and non synchronized is nothing but वहां पे multiple threads at a time work करेंगे, है ना. Then public class void main string args string builder sb equal to new string builder hello sb dot append java. Now original string is changed system dot out dot println just print the hello java. Both are same, but string builder is a faster comparatively string buffer because this is a non synchronized and your string buffer is a synchronized. Okay, yes. Difference between string and string buffer. String class is immutable. String buffer class is a mutable. String is a slow and consume more memory. String buffer is a fast and consume less memory. String class override the equals methods of object class. String buffer class doesn't override the equals methods of object class. Then string buffer and builder. String buffer is a synchronized, string builder is a non-synchronized. String buffer is a less efficient than string builder and string builder is a more efficient than string buffer. This is a thread shape and this is a not a thread shape. Okay, ये आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं. Why string is immutable? Why string builder is faster than string buffer? तो आपको ये डिफरेंस बेसिकली वहां पे एक्सप्लेन करना है. Okay. Anyone any doubts in string buffer builder and normal string? Okay. No, sir. Then arrays. है ना? आपको पता है कि by using variables we can store the single value at a time and you can store the same time more than one values at a time in a single variable. Then we use the array. In array is an order list of values. Okay. तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर का array डिफाइन किया है जिसका नेम है रोल नंबर्स और उस रोल नंबर्स में मैं डिफरेंट रोल नंबर स्टोर कर सकता हूँ, है ना. मुझे 10 रोल नंबर स्टोर करना है तो मैं वहां से स्टोर कर सकता हूँ, है ना. और array index always start from 0 and last in n-1. अगर मेरा 10 का array है तो लास्ट साइज 9 रहेगी, अगर मेरा 20 का है तो मेरी 19 रहेगी, अगर मेरा 100 की है तो 99 रहेगी, है ना. An array of size n is indexed from 0 to n-1. This array holds 10 values that are indexed from 0 to 9. Okay. Array syntax. The particular value in an array is referenced using the array name followed by the index in brackets, है ना. डेटा टाइप array का सिंबल दिया मींस यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, किसी के भी अगर आपने आगे स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो वो क्या होता है, array डिफाइन होता है ना. देन वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी साइज मेंशन करेंगे. मतलब क्या रहेगा, int array scores इक्वल टू न्यू इंट 10. मतलब मैंने स्कोर्स एक array डिफाइन किया है जिसमें मैं 10 स्कोर्स डिस्प्ले करने वाला हूँ, है ना. इन जावा int is a of 4 bytes, total space 4 into 10 means 40 bytes क्या होगी इसके लिए allocate हो जाएगी. Space allocation is based on the data types used to declare array. अगर आपने यहाँ integer किया तो 40 हो जाएगी, अगर यहाँ पे float किया तो float की साइज कितनी है आपकी 32. 32 into 10. 320. Sorry, 32 means 8 into 4 into 10. Okay. Space allocation is based on the data types declared as an array. Basically, types of array: single dimensional array, two dimensional array, and multi-dimensional array. है ना. array के array जहाँ पे हमें 3x3 का array define करना हो, 4x3 का array define करना हो, then we use the multi-dimensional arrays. Okay. Then single example of 1D array. यहाँ पे int IARR
न्यू इंट 3, यहाँ पे 3 वेस्ट वैल्यू स्टोर कर सकता हो। 0 पे फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट पे सेकंड वैल्यू और सेकंड पे थर्ड वैल्यू। दिस 0 1 2 इज नथिंग बट द इंडेक्स एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। अगर int 0 प्रिंट किया तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट किया तो 2 प्रिंट करेगा और 2 किया तो 3 प्रिंट करेगा। और यूज ऑफ लूप टू डिस्प्ले द एलिमेंट, अगर लूप के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, लूप i 0 से स्टार्ट किया है, वो आपके लेंथ तक जाता है, arr लेंथ तक, एंड i प्लस 1, जहाँ पे हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, i प्लस प्लस का मतलब यही होता है, i इक्वल टू i प्लस 1। ओके, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या किया है, आपका इंटीजर प्रिंट किया है और नीचे एक न्यू लाइन के लिए println पास की है ना। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लाइन में भी अरे प्रिंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रिंट यूज किया है और यहाँ पे भी प्रिंट यूज किया है, और दोनों के बीच में स्पेस आने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस डिफाइन किया है ना। देन okay, second one is a two dimensional array, public static void main string args int। यहाँ पे मैंने 2 arrays डिफाइन किया है, फर्स्ट वन इज अ 1 3 4 एंड सेकंड वन इज अ 3 4 5 है ना। तो फर्स्ट एरे की फर्स्ट क्या करेगी, रोज डिफाइन करेगी और सेकंड वन इज कॉलम डिफाइन करेगी है ना। इसमें क्या होगा, आपका एक एरे रहेगा जिसमें 2 रो रहेंगे है ना और 3 कॉलम्स रहेंगे है ना। पहला रो में रहेगी 1 3 4 और सेकंड रो में रहेगी 3 4 5। ओके, सेकंड बी एरे डिफाइन किया है जिसकी साइज है, सॉरी जिसकी वैल्यूज है 1 3 4 एंड 3 4 5। ओके, एंड इसको हमने लिखा है न्यू इंट 2 3 है ना, 2 by 3 का एरे डिफाइन किया है और यहाँ पे हमें क्या करनी है, उसकी एडिशंस करनी है। तो मैंने पहला रो के लिए चलाया 2 तक और थर्ड वाला चलाया 3 तक, मतलब 2 रोज प्रिंट करेगा और 3 कॉलम्स प्रिंट करेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, a ऑफ i एंड a ऑफ j, i मतलब रो एंड j मतलब कॉलम, आपके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू और आपके सेकंड एरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आप किस में स्टोर कर रहे हैं, आपके सी के फर्स्ट एरे के फर्स्ट कॉलम में स्टोर कर रहे हैं है ना। ऐसा प्रिंट किया तो ये क्या करेगा, इसकी एडिशन प्रिंट करेगा है ना, ए और बी की एडिशन प्रिंट करेगा आपके सी में है ना। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 4 + 5 9, मतलब फर्स्ट आंसर क्या आएगा 4 7 9। सेकंड रो क्या आएगा 1 + 3 4, 3 + 4 7, 7 5 + 4 9, मतलब सेकंड आएगा 4 7 एंड 9। ओके, या 3 डायमेंशनल एरे है ना, यहाँ पे 3 एरेज डिफाइन किए हैं, i j एंड k है ना। तो i j के थ्रू हम क्या करेंगे, num प्लस num1 की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हम num किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस फॉर्मेट में ये हमारा 3 रोज और 4 कॉलम का ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड देन 3 डायमेंशनल एरे यही है जो क्या करेगा, ये फर्स्ट एरे प्रिंट करेगा j की वैल्यू और k की वैल्यू इक्वल टू करके arr i j की वैल्यू प्रिंट करेगा है ना। दिस इज द 3 डायमेंशनल एरे। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ डॉट ऑपरेटर्स है ना। अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और आपको उस क्लास के मेथड्स को कॉल करना है, उस क्लास के वेरिएबल्स को कॉल करना है, देन वी यूज डॉट ऑपरेटर्स। ओके, सपोज okay, class test public int a public display system.out.println hello, public static void main string args test t equal to new test, t.a equal to 32 and t.display
जस्ट प्रिंट द ई की वैल्यूज, है ना, सॉरी हेलो ना। अगर आप मुझे क्लास टेस्ट के ए को कॉल करना है और डिस्प्ले को कॉल करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप कहोगे कि सर आपने तो एक सिंबल सेम क्लास में क्रिएट किए, तो यहाँ पे क्या जरूरत है ना। तो यहाँ पे अगेन एक रूल है आपके स्टैटिक मेथड्स का। स्टैटिक मेथड क्या कहती है, उसके